लास्ट क्लास में हम लोगों ने लोकेलिटी फैक्टर्स को डिस्कस किया था और उसमें डिस्कस किया था कि 4 टाइप के लोकेलिटी फैक्टर्स होते हैं, जिसमें एक है अपना क्लाइमेटिक फैक्टर्स, दूसरा था एडाफिक, और इन दोनों फैक्टर्स को आज की क्लास में डिस्कस करेंगे। इसके अलावा अपने 2 फैक्टर्स और बचेंगे, जिसमें एक रहेगा टोपोग्राफिक और दूसरा रहेगा बायोटिक फैक्टर्स, जो अगली क्लास में कुछ अदर टॉपिक्स के साथ डिस्कस कर लिए जाएंगे। अब एक एक करके क्लाइमेट फैक्टर्स को देखते हैं। वैसे एक टर्म और आता है कि क्लाइमेट और वेदर क्या है और इनमें क्या डिफरेंस है। यूजुअली आप लोग यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें हैं जिन्हें हम लोग डिस्कस नहीं करेंगे, क्योंकि आप लोग पहले से ही प्रीलिम क्वालिफाई करके आए हैं, तो बहुत सारी जो बेसिक टर्मिनोलॉजी है, कॉन्सेप्ट है, इन्हें आराम से आप जानते हैं। लेकिन जो फ्रेशर्स हैं उनको थोड़ा बता दूं कि वेदर का मतलब है जो शॉर्ट टर्म फिनोमेना है। जैसे आज का टेम्परेचर अगर आप देखोगे तो सुबह के टाइम थोड़ा डाउन था, दोपहर में यानी कि नून के टाइम पे थोड़ा टेम्परेचर इंक्रीज हो गया और शाम के टाइम पे आते आते टेम्परेचर फिर डाउन हो गया, नाइट में ये और डाउन हो जाएगा। तो वेदर का मतलब है जो शॉर्ट टर्म जो फिनोमेना है वो, और जो क्लाइमेट है वो एक लॉन्ग टर्म, जो वेदर है उसका लॉन्ग टर्म का ओवरऑल एवरेज होता है। जैसे हम अपनी कंट्री को डिवाइड करते हैं ट्रॉपिकल, सब ट्रॉपिकल और टेम्परेट जोन में, तो जैसे साउथ इंडिया है वो ट्रॉपिकल में है, यानी कि उसका वेदर जो है उसका ओवरऑल एवरेज है। साउथ इंडिया में कभी भी टेम्परेचर जो है वो 18 डिग्री से नीचे नहीं जाता है, वो ट्रॉपिकल रीजन में रखा गया है। अब क्लाइमेटिक फैक्टर्स में आप लोग क्या डिस्कस करोगे? ज्योग्राफी में हम लोगों ने कुछ और भी फैक्टर डिस्कस किए होंगे, लेकिन यहाँ अपने लिए हर फैक्टर को डिस्कस करना ज़रूरी नहीं है। लेकिन फॉरेस्ट्री में अपने बेसिकली 4 ही फैक्टर हैं जिनसे क्वेश्चन आते हैं, जिसमें एक हम लोग देखेंगे सोलर रेडिएशन को, दूसरा देखेंगे टेम्परेचर। यहाँ एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर के साथ साथ हम जो सॉइल का टेम्परेचर है, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर बाय लार्ज सॉइल टेम्परेचर को बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट देता है, तो उसे भी साथ में डिस्कस करेंगे। और क्योंकि क्वेश्चन भी लगभग ज्वाइंट आते हैं, तो क्वेश्चन एक से हैं, तो इसलिए भी साथ पढ़ना ज़रूरी है। तीसरा अपना फैक्टर रहेगा विंड, हवा, और फोर्थ फैक्टर रहेगा मॉइस्चर या ह्यूमिडिटी। यहाँ एक बात और समझना ज़रूरी है कि कोई भी फैक्टर, ये चारों ही फैक्टर्स हैं, हम इन्हें जब भी डिस्कस करेंगे तो ये फैक्टर्स के 3 ऐसे एरिया हैं जिन्हें डिस्कशन करना होता है। एक रहता है इनका कॉन्सेप्चुअल पार्ट, जैसे कि सोलर रेडिएशन है, तो सोलर रेडिएशन का कंपोजिशन क्या है, जब ये एटमॉस्फेयर में इंटर करता है तो एटमॉस्फेयर के साथ कैसे रिएक्ट करता है, जहाँ आप लोग स्कैटरिंग है, अल्बिडो है, रिफ्लेक्शन है, इन सारी चीज़ों को पढ़ोगे। यानी कि ये रहा कॉन्सेप्चुअल पार्ट, इसे हम लोग यहाँ डिस्कस नहीं करेंगे। इसका एक रीज़न है कि आप लोग प्रीलिम के टाइम पे इन सारी चीज़ों को जियोग्राफी में, इन्वायरमेंट में ऑलरेडी बहुत ज़्यादा डिटेल में पढ़ चुके हो। कुछ थोड़ा बहुत टर्मिनोलॉजी हम लोग यहाँ यूज करेंगे, लेकिन इन्हें देखेंगे नहीं, टाइम खोटी करने से कोई फ़ायदा नहीं है। और मेंस के क्वेश्चन कभी इनसे कॉन्सेप्ट से आने वाले हैं नहीं। दूसरा अपना पिलर रहता है, ये जो फैक्टर्स हैं वो अपनी वेजिटेशन को कैसे इफ़ेक्ट करते हैं, इससे रिलेटेड अपने क्वेश्चन आएंगे, उन्हें डिस्कस करेंगे। और ये जो फैक्टर्स होते हैं कोई भी हो, सोलर रेडिएशन है वो ज़्यादा रेडिएशन है या कम रेडिएशन है, विंड है वो ज़्यादा तेज़ है या कम है, टेम्परेचर है वो ज़्यादा है, एक्सट्रीम है या बहुत ज़्यादा लो है, या मॉइस्चर है जहाँ फ्लड आ गया है, ड्राउट, सूखा पड़ गया। तो ऐसे दोनों ही एक्सट्रीम देखेंगे और उनका क्या इफ़ेक्ट है उस चीज़ को डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये अपने मतलब का है। थर्ड पिलर आता है इसका अपने लिए इम्पोर्टेंस, यानी कि ये जो भी क्लाइमेटिक फैक्टर्स हैं उनको फॉरेस्ट्री में कैसे हम एज ए टूल यूज कर सकते हैं, या फिर फॉरेस्ट्री में इनका हमारे लिए क्या इम्पोर्टेंस है। जनरली जो इफ़ेक्ट है उसी में हम इम्पोर्टेंस साथ में डिस्कस करके चलेंगे, लेकिन इम्पोर्टेंस यानी कि ये कैसे रोल प्ले करते हैं प्लांट की ग्रोथ के लिए, यानी कि फॉरेस्ट की ग्रोथ के लिए, इस पर क्वेश्चन आते हैं और हम लोग इम्पोर्टेंस को भी लेके चलेंगे। तो ऐसे 3 पिलर पे हम लोग हर फैक्टर को डिस्कस करने वाले हैं।
तो पहला फैक्टर ले लेते हैं, जैसे अपना सोलर रेडिएशन है। सोलर रेडिएशन का मेन इम्पोर्टेंस ये है कि पूरे इंटायर जो अपना इकोसिस्टम है उसमें एनर्जी का जो प्राइमरी सोर्स है ये सोलर रेडिएशन है। तो अगर आप सोलर रेडिएशन हटा देते हैं तो पूरा इकोसिस्टम ही ख़त्म हो जाता है। तो सीधा सीधा सोर्स है, और सोर्स का जो एंट्री है इकोसिस्टम में वो है फोटोसिंथेसिस, क्योंकि प्लांट है वही प्राइमरी प्रोड्यूसर है और वही एनर्जी को प्रोड्यूस करते हैं, और वही एनर्जी को फिर प्रोड्यूसर से कंज्यूमर, कंज्यूमर से लास्ट में जो डिकम्पोजर है वहाँ तक पहुँचेगी। तो सोलर रेडिएशन पूरे इंटायर अर्थ के इकोसिस्टम का एनर्जी सोर्स है, और इस एनर्जी सोर्स की जो एंट्री लेवल है वो है फोटोसिंथेसिस। यहाँ पर वही है कॉन्सेप्चुअल पार्ट में, जैसे हम लोग देखेंगे कि कंपोजिशन क्या है, ये एटमॉस्फेरिक की जो अदर फिनोमेना है उनके साथ कैसे रिएक्ट करता है, जैसे कुछ एब्जॉर्प्शन करेगा, स्कैटरिंग करेगा, या फिर हम ज़मीन पे अल्बिडो वगैरह क्या होता है, अल्बिडो की डेफिनेशन, और ये जो डिफरेंट सरफेस है उसके लिए अल्बिडो का क्या लेवल है। ये हमें पढ़ने के लिए कोई पर्पज़ नहीं निकलता है, केवल ऑब्जेक्टिव के लिए है। तो आप लोग जियोग्राफी या एनवायरनमेंट में पढ़ोगे, यहाँ हम लोग इन चीज़ों को नहीं पढ़ते हैं, इनका कोई इम्पोर्टेंस नहीं है फॉरेस्ट्री में। लेकिन जो दूसरा पार्ट है कि इनका हमारे लिए क्या इम्पोर्टेंस है, इसे पढ़ेंगे। जैसे सोलर रेडिएशन किसके लिए है? सोलर रेडिएशन क्लोरोफिल और फोटोसिंथेसिस दोनों के लिए है, इम्पोर्टेंट है। पहला हम लोग पढ़ते हैं कि फोटोसिंथेसिस जो है प्रोसेस क्या है फोटोसिंथेसिस में, कि जो प्लांट की लीव्स है वो वाटर मॉलिक्यूल, जो अपने वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं, और जो अपना एटमॉस्फेयर से CO2 है, यानी कि H2O और CO2, इन दोनों को लेके क्लोरोफिल के मॉलिक्यूल्स जो हैं वो लाइट की प्रेजेंस में इससे बना देंगे एक तो ग्लूकोज, प्लस यहाँ पर निकलेगी ऑक्सीजन। तो इस टाइप से यहाँ बना है आपका फोटोसिंथेसिस। लेकिन यहाँ जो क्लोरोफिल के मॉलिक्यूल्स हैं जो इसमें रोल प्ले कर रहे हैं, इनके खुद के सिंथेसिस के लिए भी सोलर रेडिएशन होना इसेंशियल है। अगर सपोज आप कोई प्लांट है, अक्सर आपने देखा होगा नॉर्थ इंडिया में अपने यहाँ एक फेस्टिवल है, जैसे अभी माता जो है उन्हें बिठाने का नवरात्रि का जो सीजन रहता है, तो यहाँ नॉर्थ इंडिया में करते हैं। साउथ का एक्चुअली मुझे आइडिया नहीं है, पॉसिबल है कि साउथ में भी होगा ये। हम लोग जो वीट है, गेहूँ वीट, उसके ग्रेन्स को बोते हैं नीचे सॉइल में और उन्हें ढक दिया जाता है। लगभग अपने 9 दिन का टाइम रहता है उन्हें, यानी कि उन्हें लाइट नहीं मिलती है तो ये पीले पड़ जाते हैं, येलो हो जाते हैं। तो ये जो येलो पड़ने की जो प्रोसेस है इसे बोला जाता है इटियोलेशन, यानी कि लाइट की एब्सेंस में जो क्लोरोफिल के मॉलिक्यूल्स हैं वो डिजनरेट हो जाते हैं। तो आप सिंपल वे में समझ सकते हैं कि क्लोरोफिल के मॉलिक्यूल्स के लिए भी लाइट रिक्वायर है, और क्लोरोफिल्स के मॉलिक्यूल जो फोटोसिंथेसिस करते हैं वहाँ भी लाइट एसेंशियल है। तो लाइट का आपको फर्स्ट इम्पोर्टेंस समझ में आ गया। दूसरा, क्योंकि लाइट काफ़ी लंबे टाइम से है तो प्लांट्स ने अपने आप को अडॉप्ट कर रखा है। जैसे आप अगर वीट को ले लो, वीट को ग्रोविंग का जो सीज़न है वो है लगभग मिड नवंबर। आज के टाइम पे आप लोग अक्सर न्यूज़ में पढ़ रहे होंगे कि दिल्ली में बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन है, पंजाब में जो फार्म है उन्हें साफ़ क्लीन किया जा रहा है। तो इस टाइम पे हम लोग वो क्लीन करके वीट को ग्रो कर देंगे। वीट जो है वो एक रबी क्रॉप है, यानी कि इसकी मैच्योरिटी के लिए लगभग 14 से 15 आवर की लाइट चाहिए, यानी कि इन्हें लॉन्ग ड्यूरेशन की रेडिएशन की ज़रूरत है। अगर इनकी मैच्योरिटी के टाइम पे इतनी लाइट अगर नहीं मिलती है तो इनमें जो फ्लावरिंग है वो नहीं आएगी, या फिर इनमें जो सीड है वो मैच्योर नहीं होंगे, सीड फॉर्मेशन नहीं होगा। तो प्लांट का एक अडेप्टेशन है। कुछ प्लांट्स हैं जिन्हें फ्लावरिंग और फ्रूटिंग के लिए कम रेडिएशन की रिक्वायर है, कम लाइट की रिक्वायर है। तो जैसे ही रेडिएशन कम मिलने लगती है वो इंड्यूस हो जाते हैं कि आप उन्हें फ्लावरिंग या फ्रूटिंग करना है। तो ऐसे जिन्हें कम ड्यूरेशन की ज़रूरत है, जैसे उन्हें 9 या 10 आवर की ही लाइट की रिक्वायर है, उन्हें बोलते हैं शॉर्ट डे प्लांट। या हम लोग सिंपल वे में समझ सकते हैं कि ये वो प्लांट है जो रेनफॉल के बाद, मानसून सीजन के बाद ग्रो किए जाते हैं।
अगर इस क्रॉप को यानी कि खरीफ की जो क्रॉप है अपनी, अगर इसे हम लोग रबी के सीज़न में ग्रो करते हैं तो जब मैच्योरिटी पीरियड है, जब इसे लॉन्ग ड्यूरेशन की लाइट मिलेगी, इसमें ना तो फ्लावरिंग आने वाली है और ना ही फ्रूटिंग। तो इस टाइप से इन्हें बोलते हैं शॉर्ट डे प्लांट और इन्हें बोलते हैं लॉन्ग डे प्लांट। आपको केवल कॉन्सेप्ट समझना है, इसे लिखने की ज़रूरत नहीं है। इसे बोलते हैं फोटो पीरियोडिज्म, यानी कि फोटो मीन्स लाइट, लाइट का जो पीरियड है वो प्लांट में फ्लावरिंग और फ्रूटिंग को इंड्यूस करता है। एक टर्म आता है वर्नलाइजेशन, एक्चुअल में फ्लावरिंग के लिए। फोटो पीरियोडिज्म मेनली फ्रूटिंग के लिए है और फ्लावरिंग के लिए जो टर्म यूज़ किया जाता है वो है वर्नलाइजेशन। ये अलग अलग हो सकता है, जैसे कोल्ड एरिया में जैसे कि एप्पल है, उसमें फ्लावरिंग के लिए एप्पल का एडेप्टेशन है कि जितना ज़्यादा कोल्ड का इंडक्शन जाएगा, जितना ज़्यादा कोल्ड जो टेम्परेचर है, जितना ज़्यादा स्नोफॉल होगा उतना जो टेम्परेचर डाउन होगा, और वो टेम्परेचर डाउन एप्पल की जो इंटरनल जो टिश्यू है उसको ठंडा करेगा, वो एक इंडक्शन देगा उसे प्लांट को कि इस साल स्नोफॉल बहुत अच्छी हुई है, यानी कि मॉइस्चर बहुत अच्छी है, तो इस साल हम ज़्यादा से ज़्यादा फ्लावर प्रोड्यूस करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा फ्रूट प्रोड्यूस करेंगे, और इन्हें मॉइस्चर की अवेलेबिलिटी अच्छी है, यानी कि सर्वाइवल, जिंदा रहने के चांसेस ज़्यादा है। तो एक टाइप से ये एडाप्टेशन है प्लांट का। तो आप फोटो पीरियोडिज्म समझ सकते हैं आप। कई बार प्लांट्स जो हैं उनमें एडाप्टेशन है कि उनके सीड को जब तक एक पर्टिकुलर रेंज का टेम्परेचर और लाइट नहीं मिलती है तब तक वो जर्मिनेट नहीं होते हैं। ये लाइट से इंड्यूस जो है इसने बोलते हैं फोटो एक्टिव सीड्स, यानी कि ये वो सीड्स हैं जिनमें सीड जर्मिनेशन के लिए एक पर्टिकुलर लाइट फोटो रेडिएशन की रिक्वायरमेंट है, फोटो एक्टिव सीड्स के लिए। एक टाइप से प्लांट का ऐसा अडेप्टेशन है कि लाइट है तो वो सिंथेसाइज कर सकता है, अदरवाइज वो डार्क में अगर जर्मिनेट हो गया तो सीड की एक लाइफ है 2-3 दिन की, अगर उसे लाइट नहीं मिल पाई तो वो डेथ कर जाएगा। ये आप ऐसे समझ सकते हैं कि जो कोल्ड एरिया के प्लांट है जहाँ 6 मंथ की एवरेज नाइट हो रही है, 6 मंथ का डे, मैं जस्ट लीनियंट वे में बोल रहा हूँ, 4 मंथ की नाइट है या 4 मंथ का डे है, तो उनके हिसाब से अगर 4 मंथ की नाइट है और प्लांट जर्मिनेट हो गया तो इसे तो लाइट ही नहीं मिलेगी, तो यहाँ तो स्पीसीज ही ख़त्म हो जाएगी। तो ये फोटो एक्टिव सीड उस टाइप के हिसाब से एक बेस्ट एडाप्टेशन है। दूसरा हम ट्रांसपिरेशन है, आप लोग जानते हैं कि लीव्स के थ्रू ट्रांसपिरेशन होता है, उसके लिए भी लाइट की ज़रूरत है। या इन सभी फैक्टर्स को हम एक सिमिलर वे में एक पिक्चर में लेके आ जाते हैं कि जो रेडिएशन है उसका क्या इम्पोर्टेंस है क्लोरोफिल के फॉर्मेशन के लिए, फोटोसिंथेसिस के लिए, प्लांट में जो फोटो रेस्पिरेशन है उसके लिए है, सीड की जर्मिनेशन के लिए नेसेसरी है, स्टोमेटा की ओपनिंग क्लोजिंग के लिए, अगर आप लोगों ने प्लांट फिजियोलॉजी पढ़ी होगी तो यहाँ पर स्टोमेटा की क्लोजिंग और ओपनिंग है उसे पढ़ा होगा, वहाँ पर भी जो आपने ग्लाइकोलेट मेटाबॉलिज्म है वो सारी चीज़ें पढ़ते हैं कि प्लांट की जो स्टोमेटा है वो ओपनिंग क्लोजिंग के लिए लाइट इसेंशियल है। नेक्स्ट है कि प्लांट के जो ये रूट सिस्टम है या शूट सिस्टम है, इसकी ग्रोथ के लिए भी लाइट इम्पोर्टेंट है। अगर सपोज कोई ऐसा एरिया है जहाँ लाइट बहुत ज़्यादा है तो वहाँ रूट सिस्टम तेज़ी से ग्रोथ करता है, क्योंकि लाइट ज़्यादा होने का मतलब है प्लांट का जो ऊपर का पार्ट है वो ज़्यादा से ज़्यादा पानी को एवापोरेट करेगा, क्योंकि ज़्यादा लाइट है तो उसका टेम्परेचर तेज़ी से बढ़ेगा प्लांट की बॉडी का, और वो ज़्यादा से ज़्यादा मॉइस्चर को, टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए एवापोरेट करेगा, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा ट्रांसपिरेशन करेगा। तो ये स्ट्रेस जाएगा रूट सिस्टम को, हमें पानी चाहिए, हमें वाटर रिक्वायर है, तो रूट सिस्टम तेज़ी से ग्रोथ करेगा। तो ऐसे एरिया जहाँ रेडिएशन ज़्यादा रहता है वहाँ रूट सिस्टम बहुत ज़्यादा डीप जाता है, और ज़्यादा स्ट्रेस होने की वजह से शूट सिस्टम है वो शॉर्ट रहेगा, स्मॉल रहेगा। और अगर ऐसा कोई एरिया है, रीजन है जहाँ लाइट कम है, वहाँ शूट सिस्टम तेज़ी से रैपिडली ग्रोथ करेगा और रूट सिस्टम थोड़ा स्मॉल रहेगा, क्योंकि वाटर स्ट्रेस नहीं है। ये जो फिनोमेना है इसे हम लोग आगे कुछ स्लाइड में आगे पढ़ेंगे, एज ए टूल यूज करते हैं जिससे पढ़ेंगे लाइट इंक्रीमेंट के रूप में। तो आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ गई। नेचुरली 2 चीज़ें और हैं, जैसे कि एक
हम लोग जो फॉरेस्ट कम्युनिटी है अक्सर देखते हैं कि फॉरेस्ट कम्युनिटी में स्ट्रैटिफिकेशन है। ये स्ट्रैटिफिकेशन ऐसा नहीं है कि ज़बरदस्ती हो गया, यहाँ प्लांट का अडेप्टेशन है। अक्सर जो ऊपर की जो कम्युनिटी है, जो टॉप की कम्युनिटी है, ये इस टाइप का अडेप्टेशन है कि इन्हें बहुत ज़्यादा लाइट की रिक्वायरमेंट होती है अपनी मेटाबॉलिज्म या फिजियोलॉजी को प्रॉपर फंक्शन करने के लिए। इन्हें हम लोग यूजुअली बोलते हैं लाइट डिमांडर स्पीसीज, यानी कि ये वो स्पीसीज हैं जिन्हें लाइट रिक्वायर्ड चाहिए ही चाहिए, जो आपको एक को डोमिनेंट या बोल सकते हैं कि बिल्कुल डोमिनेंट तो नहीं है लेकिन थोड़ा नीचे की कम्युनिटी बना रही हैं, प्री डोमिनेंट बोल सकते हैं, या सप्रेस थोड़ा और नीचे आ जाएगी। ये जो दूसरी लेयर है, आप सिंपल वे में अभी इतना ही समझेंगे। ये वो कम्युनिटी है जिसे लाइट की रिक्वायर है लेकिन अगर कम भी मिल पा रही है तो ये चल जाती है। इसे हम बोलते हैं सैड बियरर, यानी कि ये सैड को बियर कर सकती है। लाइट रिक्वायर है लेकिन अगर सैड है तब भी चल जाएगा। आगे की स्लाइड में हम इन टर्मिनोलॉजी को भी डिस्कस करने वाले हैं। और जो नीचे की कैनोपी है इसे बोलते हैं सैड डिमांडर, यानी कि ये वो ट्री कम्युनिटी है या वेजिटेशन की कम्युनिटी है जिन्हें बहुत ज़्यादा लाइट की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो जो कम्युनिटी का स्ट्रैटिफिकेशन है वो भी लाइट की रिक्वायरमेंट के हिसाब से अपने आप नेचुरली एडजस्टमेंट हो जाती है। कुछ और भी टर्म है जैसे कि ट्री का जो स्टेम फॉर्म है लाइट उसे भी डिटर्मिनेट करती है। टिम्बर की क्वालिटी जिसे हम लाइट इंक्रीमेंट में भी डिस्कस करने वाले हैं, वो भी ये जो लाइट है वो डिपेंड करती है, उसे रेगुलेट करती है। तो यहाँ पर हम लाइट के जो इम्पोर्टेंस है उन्हें देख चुके हैं। अब इसमें जो दो इम्पोर्टेंट टर्म हैं या कॉन्सेप्ट हैं, जिसमें एक है लाइट इंक्रीमेंट, उसे समझते हैं, और ये लाइट डिमांडर सेट बियरर पढ़ा है, इन्हें समझते हैं। पहला है लाइट इंक्रीमेंट। लाइट इंक्रीमेंट का मतलब क्या है? इंक्रीमेंट का मतलब है किसी के साइज या शेप में इंक्रीमेंट होना, बढ़ना, ग्रोथ होना। और लाइट का मतलब कि लाइट की प्रेजेंस से एब्सेंस से वो चीज़ें हो रही हैं। यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि नॉर्मल तरीके से अगर हम कोई वेजिटेशन को ग्रो करते हैं, जैसे यहाँ कर दिया है, उसके बीच में सपोज कोई भी स्पेसिंग थी, इस स्पेसिंग में वेजिटेशन ग्रोथ कर रही है, तेज़ी से रैपिड ग्रोथ करेगी, क्योंकि इन केस जो साइड में है ग्रोथ करने का इन्हें मौका नहीं मिल पा रहा है। अगर कोई ये प्लांट है, सपोज मैं कुछ समझाने के लिए आपको यहाँ लेके आता हूँ क्यों हम लाइट को एज ए टूल यूज करते हैं। सपोज एक ये प्लांट है, अगर हम इसे नेचुरल तरीके से सिंगल प्लांट को किसी एरिया में ग्रोथ करने दें तो इसे लाइट है वो हर साइड से मिल रही है। तो क्योंकि लाइट का कोई इशू नहीं है तो प्लांट्स में क्या होगा, यहाँ पर कोई ब्रांच अगर ग्रो की है, इसे भी लाइट की अच्छी खासी प्रेजेंस है, इस ब्रांच को भी लाइट की अच्छी खासी प्रेजेंस मिल रही है। तो ये जो भी फोटोसिंथेसिस कर रहा है, जो भी वाटर और मिनरल्स रिसोर्सेस है, वो पूरे प्लांट्स में डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाएंगे। इसका रिजल्ट है कि प्लांट के टॉप पार्ट को एक लेवल से ज़्यादा न्यूट्रिएंट मिनरल्स अवेलेबल नहीं हो पाएंगे, हार्मोन्स अवेलेबल नहीं हो पाएंगे। और क्योंकि साइड में आसानी से एनर्जी डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाती है, इसका रिजल्ट रहेगा कि प्लांट एक तो हाइट में स्मॉल रह जाएगा, दूसरा साइड ब्रांच होने से इसकी जो ग्रोथ है वो भी रिटार्ड होगी और इसमें रेट ऑफ टेपरिंग ज़्यादा हो जाएगी। यानी कि प्लांट, क्योंकि सीधी सी बात है, इसे अब पूरा लोड होल्ड करना है, ये ब्रांच है, जब इसमें ब्रांच का वेट बढ़ेगा तो इसके काउंटर करने के लिए ये दूसरी साइड की ब्रांच को भी हैवी करेगी। सेम थिंग, जैसे आप अगर स्ट्रेट खड़े हो और आपने एक हाथ में अगर बकेट पकड़ ली है तो आपको उसके वेट को काउंटर करने के लिए या तो आपको झुकना पड़ेगा या फिर आपको दूसरे हाथ में भी सेम वेट की बकेट पानी से भर के लेनी पड़ेगी। तो प्लांट को भी वही करना पड़ेगा कि इस साइड के वेट को काउंटर करने के लिए दूसरी साइड का लोड बढ़ा देगा। अब दोनों साइड का लोड बढ़ेगा तो इन सारे वेट को काउंटर करने के लिए इसका जो स्टेम है वो नीचे मोटा हो जाएगा, ऊपर पतला हो जाएगा। तो ये जो इसे नीचे से ऊपर तक जो पतला होना है मेन स्टेम का, इसे बोला जाता है टैपरिंग। यानी कि नीचे से ऊपर मेन स्टेम जो है वो सकरा होता जा रहा है, टैपर हो रहा है।
तो रेट ऑफ टेपरिंग बहुत ज़्यादा हो जाएगी इस टाइप की कंडीशन में, यानी कि प्लांट के फॉर्म को भी लाइट डिटर्मिनेट करेगी। सेकंड, इसका रिजल्ट क्या होगा कि हमें जो मेन स्टेम है वो बहुत छोटा मिलेगा। रेट ऑफ टेपरिंग है यानी कि ज़्यादा रेट ऑफ टेपरिंग है, यानी कि अच्छा क्वालिटी का टिम्बर नहीं है। सेकंड, ये ज़्यादा से ज़्यादा जब ब्रांचेज होंगी तो यहाँ पर नोड, गांठ, जो लाइव या डेड नोड बोलते हैं हम लोग, यहाँ पर बहुत ज़्यादा नोड का फॉर्मेशन होगा और इस नोड से ये जो अपना टिम्बर है वो बहुत ज़्यादा नोडी यानी कि नॉटी हो जाएगा। इसका रिजल्ट हो जाएगा कि टिम्बर की जो क्वालिटी है वो डिक्रीज हो जाएगी, तो हमें बहुत अच्छी क्वालिटी का टिम्बर नहीं मिलने वाला है। और यहीं अगर हम इन प्लांट्स को क्लोजली स्पेस कर दें, बहुत ज़्यादा क्लोज कर दें, तो इसका रिजल्ट क्या होगा। सपोज ये प्लांट है, इसकी जो साइड में ब्रांच हैं जैसे ही वो निकलती हैं, इसको यहाँ से लाइट की प्रेजेंस ही नहीं मिल पा रही क्योंकि यहाँ कैनोपी ने बिल्कुल क्लोज कर रखा है। तो इसको जो भी न्यूट्रिएंट और मिनरल्स मिलने वाले हैं वो टोटल कैनोपी पे ही खर्च होंगे, क्योंकि साइड की ब्रांच को जब लाइट ही नहीं मिल रही है तो प्लांट ये देखेगा कि यहाँ पर न्यूट्रिएंट और मिनरल्स का जो भी कंजप्शन है वो एक टाइप से वेस्टेज है। तो ये धीरे धीरे इसको सप्लाई बंद कर देगा नेचुरली, और ये कुछ ही टाइम में सूख के गिर जाएंगी। तो इस टाइप से आपको जो स्टेम मिलने वाला है वो बिल्कुल स्ट्रेट मिलेगा, क्योंकि लोड नहीं है तो इसमें रेट ऑफ टेपरिंग कम मिलेगी। जो है टेपरिंग की रेट है वो बहुत ही कम, मिनिमम होगी। स्ट्रेट होगा, नॉट फ्री होगा, यानी कि हाई क्वालिटी का टिम्बर मिल जाएगा आपको। अब यहाँ कंडीशन देखते हैं। मान लेते हैं एक स्टेम ये है, दूसरा स्टेम ये प्लांट है, तीसरा आपका ये है। तो यहाँ जो प्लांट्स हैं वो हाइट में ग्रोथ करेंगे, लेकिन एक लेवल तक, एक लेवल के बाद वो हाइट में ग्रोथ नहीं कर पाते हैं, क्योंकि उनका जो मेन स्टेम है वो उनके लोड को अब एब्जॉर्ब नहीं कर पा रहा है। उसे थोड़ा मोटाई में ग्रोथ करना है, लेकिन मोटाई में ग्रोथ करने के लिए यहाँ आपने स्पेस ही नहीं दे रखा है, क्योंकि साइड के लिए ग्रोथ करने के लिए एनर्जी जो रिक्वायर है वो यहाँ कंपटीशन इतना ज़्यादा है कि साइड में वो वेस्टेज नहीं कर पा रहा है। अब यहाँ पर आप क्या करते हो, यूजुअली जब हम कॉमर्शियल प्लांटेशन करते हैं तो उसमें सपोज हमें जिस हाइट के प्लांट चाहिए थे, सपोज 18 मीटर या 20 मीटर हाइट के जो लॉग चाहिए थे वो हमने गेन कर लिए। अब हम लोग क्या करते हैं कि अचानक से उनके बीच की जो स्पेसिंग है, जैसे कि जो एक एक या दो दो मीटर पर प्लांटेशन थे, अचानक से हम बीच के दो दो प्लांट या एक एक प्लांट को उड़ा देते हैं, यानी कि उनके साइड की जो स्पेसिंग है वो अचानक से बहुत ज़्यादा बढ़ा देंगे। तो साइड से हम लाइट की प्रेजेंस यहाँ इंक्रीज कर देते हैं। अब इससे क्या होगा, जो ट्री जो कंपटीशन था इन्हें, जिसकी वजह से ये रैपिडली हाइट में ग्रोथ कर रहे थे, वो कंपटीशन एकदम अचानक से बंद हो जाता है। तो इसका रिजल्ट क्या होगा, जब हाइट में आप ग्रोथ करना नहीं है तो प्लांट पूरी एनर्जी जो है उसे साइड ग्रोथ में लगा देंगे। ऐसा करना इनकी मजबूरी भी है, क्योंकि पहले कंपटीशन होने की वजह से जैसे 20 प्लांट हैं एक साथ, तो हवा भी चली तो ये एक दूसरे से अपने आप को मेंटेन कर लेते थे, इसलिए इन्हें साइड में ग्रोथ करने या मोटाई की ज़रूरत नहीं पड़ी। आप इसे ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे बिल्डिंग, दिल्ली में आप जाइए, बहुत सारी ऐसी बिल्डिंग मिल जाएंगी जो एक दूसरे से क्लोज है, अटैच होकर के खड़ी हुई है। उनकी फाउंडेशन बहुत कमज़ोर है, लेकिन क्योंकि वो सब की सब एक साथ आ गई तो वो एक दूसरे को टिकाए रखती हैं, गिरती नहीं है। अगर वैसी बिल्डिंग अकेले कहीं सिंगल में बना दोगे तो कहीं तेज़ साइक्लोन आया वो उड़ जाएगी। वैसे ही यहाँ कंडीशन है। अब आपने अचानक से इनका साइड का कंपटीशन जो था वो हटा दिया, तो ये साइड में इन्हें अपने आप को मेंटेन करने में समस्या आ रही है, तो अब तेज़ी से ही अपना डायमीटर को इंक्रीज करती हैं। ये जो डायमीटर में इंक्रीमेंट होता है इसी को बोलते हैं लाइट इंक्रीमेंट। और ऐसा हम क्यों करते हैं कि सपोज कोई इंडस्ट्री है, जैसे कि पोल इंडस्ट्री है, जो बिल्डिंग के कंस्ट्रक्शन के लिए हायर टिम्बर के लिए रिक्वायर थी, जहाँ 20 मीटर हाइट के टिम्बर की ज़रूरत थी और एक फिक्स डायमीटर की ज़रूरत थी। जब हम लोगों ने इन्हें क्लोजली स्पेसिंग ग्रो किया था तो हाइट तो गेन कर ली, लेकिन जो रिक्वायर मोटाई थी, थिकनेस थी या डायमीटर था वो गेन नहीं कर पा रहे थे। तो हम लोग क्या करेंगे, सपोज इसकी ग्रोथ ऐसी जाने वाली थी, एकदम अचानक से उसकी ओपनिंग कर देते हैं कैनोपी की। इससे ये हाइट ग्रोथ रुक जाएगी इसकी, और तेज़ी से जो बोल है वो डायमीटर में ग्रोथ करेगा। जो एकदम रैपिडली ग्रोथ किया किसकी वजह से, साइड में लाइट की प्रेजेंस बढ़ाने से, इसी को बोलते हैं
लाइट इंक्रीमेंट। ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया है। अब जैसे क्वेश्चन आया कि रोल ऑफ लाइट इन ऑब्टेनिंग हाई क्वालिटी टिम्बर, तो इसे आप आसानी से समझ सकते हैं। हम हाई क्वालिटी टिम्बर की जब बात करते हैं तो इसका मतलब होता है कि हम ऐसे टिम्बर की रिक्वायर है जिसमें एक जो हम लोगों ने जो स्टैंडर्ड बना दिया है कि एक स्टैंडर्ड हाई यील्ड वैरायटी का पेड़ कैसा होना चाहिए, तो उसे हम मानते हैं कि उसमें साइड में नेचुरल ब्रांचेज जो है वो हों ही नहीं, जिससे स्टेम जो है वो सीधा स्ट्रेट जाए। क्योंकि कई बार जब कोई स्टेम है उसमें ब्रांच इधर की जाती है तो ये स्टेम है उसको वजन करने के लिए थोड़ा इधर झुक जाएगा, फिर इधर की ब्रांच होगी उसके चक्कर में ये इधर झुकेगा, तो ये मेन स्टेम सीधा नहीं जाता है। सीधा नहीं जाएगा तो कॉमर्शियल वैल्यू नहीं है। तो हम चाहते हैं कि मेन स्टेम जो है वो स्ट्रेट हो, साइड ब्रांचेज हैं वो ना हों, उनमें नेचुरल प्रूनिंग हो जाए, क्राउन है वो स्मॉल हो, ये जो मेन पोल है ये स्ट्रेट के साथ साथ इसमें रेट ऑफ टेपरिंग बहुत कम हो। वैसे हाई क्वालिटी के टिम्बर हम आगे भी डिस्कस करेंगे, लेकिन आप यहाँ बेसिक चीज़ें समझ में आ गई हैं आपको कि क्या हमें रिक्वायर है। स्ट्रेट टिम्बर, रेट ऑफ टेपरिंग कम, नेचुरल प्रूनिंग हो, क्राउन स्मॉल हो। और ये हम कैसे गेन कर पाते हैं? लाइट को मेंटेन करके, लाइट की प्रेजेंस को मेंटेन करके। तो इसलिए हाई क्वालिटी में हमें लाइट कैसे इंपॉर्टेंट है आपको वो समझ में आ गई। कुछ और भी क्वेश्चन आ जाते हैं जैसे कि रेगुलेशन ऑफ सोलर रेडिएशन गिव पावरफुल टूल टू फॉरेस्टर या सिल्वीकल्चरिस्ट, कि कैसे लाइट को हम एज ए टूल यूज़ करते हैं। अब यहाँ पर आपको जैसे पिछले क्वेश्चन में केवल हाई क्वालिटी टिम्बर वाला ही इशू पूछा गया था, इसमें हाई क्वालिटी टिम्बर के साथ साथ आपको कुछ और चीज़ें भी लिखनी है कि कैसे हम इसे एज ए टूल यूज करते हैं अदर चीज़ों के लिए। तो आपका ये इंट्रो वाला पार्ट हो गया, आप उसे लिख दोगे। एक है आप हाई क्वालिटी टिम्बर के लिए आप उसे लिख सकते हो। टिम्बर का जो फॉर्म है कैसे हम रेगुलेट करते हैं इस चीज़ को आप समझ में आ गया कि हम जो अननेसेसरी ग्रोथ जो साइड में है, नेचुरल प्रूनिंग है, उस सारी चीज़ों को मेंटेन कर लेते हैं। बाद में लाइट इंक्रीमेंट देके एक स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट का हम टिम्बर प्रोड्यूस कर लेते हैं, वो भी नॉट फ्री टिम्बर, स्ट्रेट बॉल। तो ये हाई क्वालिटी वाला कैरेक्टर आ गया। दूसरा हम लाइट एज ए टूल यूज़ कर लेते हैं अगर हमें फॉरेस्ट का कंपोजिशन मेंटेन करना है वेजिटेशन का, तो वहाँ भी करते हैं। सपोज कोई एरिया है जहाँ पहले 1 हेक्टर में केवल 50 ट्री को ही ग्रो किया है, तो ये ट्री लंबे लंबे हैं, इनके बीच में स्पेसिंग है, तो वहाँ बहुत सारी जो वीड है वो ग्रो कर जाएंगे, दूसरी स्पीसीज हैं वो भी ग्रोथ कर जाएंगी। अगर हम इनके बीच में स्पेसिंग जो है वो कम कर दें, यानी कि 50 की जगह यहाँ हम 2000 प्लांट ग्रो कर दें या 1000 प्लांट ग्रो कर दें। 1000 का मतलब है 1 हेक्टर होता है 100 मीटर बाय 100 मीटर, तो 100 प्लांट ऐसे आपने 1 मीटर पर लगाया, 100 प्लांट ऐसे, तो ये लगभग आपके 10,000 प्लांट्स हो जाते हैं 1 हेक्टर पे। आप 1000 बोल रहे हैं यानी कि 1 का 10th, तो कहने का मतलब है आप स्पेसिंग काफ़ी क्लोज रख रहे हो। इससे क्या होगा कि वीड है या दूसरे प्लांट है उनको नीचे स्पेस ही नहीं मिल पा रहा है। स्पेस इन द सेंस ऊपर से जो वेजिटेशन आपने लगाई है उसके क्राउन ने ऊपर की लाइट को ब्लॉक कर रखा है, नीचे ज़्यादा ग्रोथ का स्पेस भी नहीं है। अगर वो ग्रो हो भी जाती है तो 4 प्लांट लगे हैं, इनकी रूट्स जो है वो पूरा नीचे से मॉइस्चर न्यूट्रिएंट पहले ही से खींच लेती हैं, तो उसे कुछ मिल नहीं रहा है। तो इस टाइप से आप फॉरेस्ट का जो कंपोजिशन है उसे मेंटेन कर लेते हैं, अदर स्पीसीज को वीड को ग्रो होने से रोक लेते हैं। या फिर कई बार ऐसा होता है कि जैसे आपने वो सुना होगा, जैसे हम लोग चाय के बागान हैं, उनमें क्या करना होता है कि कुछ ऐसे एरिया है जहाँ हम टी का प्रोडक्शन करने वाले हैं, बट वहाँ रेडिएशन थोड़ा ज़्यादा है, तो हम लोग वहाँ पर कुछ ऐसे प्लांट लगा देंगे जिससे रेडिएशन कुछ हद तक वो ट्री एब्जॉर्ब कर ले। ट्री कुछ ट्रांसपिरेशन करेंगे तो टेम्परेचर को कुछ हद तक मेंटेन कर लेते हैं। तो ऐसे लोकल कंडीशन को भी हम कुछ हद तक मेंटेन कर लेते हैं, तो वहाँ हम ये चीज़ें एज ए टूल यूज कर लेते हैं। तीसरा है नीचे की कंडीशन ज़मीन, यानी कि इस क्वेश्चन को या हर क्वेश्चन के लिए आपको स्टेक होल्डर एनालिसिस करके देखनी है। स्टेक होल्डर में क्या आएगा, आप जैसे क्वेश्चन को देखो, ये आपका फॉरेस्ट है, आप स्टेक होल्डर में देखेंगे ऊपर का एरिया, नीचे का सॉइल वाला एरिया,
यहाँ सरफेस वाला एरिया, ऊपर का एटमॉस्फेयर भी देख सकते हैं और नीचे की कुछ वाइल्ड लाइफ वाला एरिया भी देखा जा सकता है। तो यहाँ वेजिटेशन क्या कर रहा है, सॉइल कंडीशन है या साइड कंडीशन है, उसको भी दिखेंगे। जब आपने डेंस प्लांटेशन कर दी है तो ऊपर से जो रेडिएशन है वो भी नीचे नहीं आ पा रहा। ऊपर से अगर विंड है, सॉरी ऊपर से आ रहा है रेनफॉल, रेनफॉल क्राउन से टकरा जाएगी तो जो रेनफॉल से जो सॉइल इरोजन होने वाला है वो नहीं होने वाला। विंड है वो इस एरिया में आसानी से इन्फिल्ट्रेट नहीं हो पाएगी, तो विंड से जो सॉइल का इरोजन होने वाला है वो नहीं हो पाएगा। ये प्लांट जो है आपस में नीचे का जो एरिया है वहाँ एक माइक्रो क्लाइमेट बना देंगे। माइक्रो क्लाइमेट क्या होता है उसे हम आगे चीज़ों में डिटेल में डिस्कस करेंगे, लेकिन बेसिक टर्म समझ लो आप। तो यहाँ हम सोलर रेडिएशन को एज ए टूल कैसे यूज़ करते हैं, तो आप स्टेक होल्डर से कुछ चीज़ें आसानी से लिख सकते हो। यहाँ पर भी वही चीज़ों को थोड़ा डिटेल किया गया है कि नीचे सॉइल है तो सॉइल बाउंड पार्टिकल है, यहाँ पर एक टाइप से लीफ लेटर की है, मल्चिंग कर देते हैं तो वो चीज़ें नीचे को एक अलग शेल्टर दे देते हैं। यहाँ पर रूट्स जो हैं वो वाटर के इन्फिल्ट्रेशन को भी प्रमोट करते हैं, ऑर्गेनिक मैटर प्रोवाइड करके यहाँ के बायोटा को भी प्रमोट करते हैं। तो वो एक नीचे अलग ही सिस्टम चल रहा है। यहाँ जो मल्टी लेयर बन जाती हैं वो ऊपर से आने वाला जो बरसात है, रेन ड्रॉप है, उसके इम्पैक्ट को ख़त्म कर देते हैं, विंड को इन्फिल्ट्रेट नहीं होने देते हैं। वो सारी चीज़ें आ गई आपकी। अब यहाँ एक सेकंड कॉन्सेप्ट और है, वो है कि लाइट के प्रति जो अपने प्लांट स्पीसीज हैं उनका बिहेवियर। बिहेवियर मीन्स जैसे कुछ प्लांट्स होते हैं जिन्हें अपनी प्रॉपर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़्यादा लाइट की रिक्वायरमेंट होती है। इन्हें हम बोलते हैं लाइट डिमांडर स्पीसीज। कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जिन्हें लाइट की रिक्वायरमेंट है, बट अगर लाइट कम में मिल पा रही है तब भी उनके यहाँ कोई भूकाल नहीं पड़ने वाला है, वो उसे एडजस्ट कर लेते हैं। ये कुछ इस टाइप का है जैसे कुछ लोगों को टी कॉफ़ी की इतनी आदत है कि अगर उन्हें टी और कॉफ़ी नहीं मिलती है तो उनका सिर दर्द हो जाता है, वो बिल्कुल गर्म हो जाते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं मिल जाए तो ठीक है, नहीं मिले तो कोई दिक्कत नहीं है। तो ये है सैड बियरर। तीसरे हैं सैड डिमांडर। दोनों में ही डिमांडर का मतलब उन्हें चाहिए ही चाहिए। तीसरे हैं सैड डिमांडर या सीओफाइट। ये वो स्पीसीज हैं जिन्हें सैडो रिक्वायर ही होता है जिससे कि वो प्रॉपर फंक्शन कर पाए, एटलीस्ट कम से कम उनकी इनिशियल फेज में। अगर आपने इन्हें सैड नहीं दी, ज़्यादा लाइट मिल गई तो इनके प्लांट है या जो यंग सीडलिंग है वो सनबर्न हो जाता है, उसमें वो ज़्यादा रेडिएशन को झेल नहीं पाती है और उसकी डेथ हो जाती है। एग्जाम्पल के लिए जैसे कि एबिज पिंड्रो सिल्वर फिर, कोल्ड एरिया का प्लांट है, कॉनिफर्स है, एबिज पिंड्रो है, उसके साथ यही इशू है कि उसे इनिशियल फेज में शैडो चाहिए ही चाहिए। अपने यहाँ आपने सैंडलवुड सुना होगा, चंदन, सैंडलवुड को भी एक सैड डिमांडर स्पीसीज है। अगर आप उसे लाइट में रख देंगे तो सैड वो जो चंदन है वो ग्रो नहीं कर पाएगा। तो ये लाइट डिमांडर के हिसाब से है। यहाँ पर कई बार ये डेफिनेशन से क्वेश्चन आए हैं, कई बार कुछ स्पीसीज पूछ लेते हैं। तो आपको करना क्या है, एक एक स्पीसीज सभी कैटेगरी से कर लेना है। ज़रूरी नहीं है कि आप करो, अगर आप कर सको तो वेल एंड गुड, डिपेंड करता है आपके पास टाइम कितना है। इसमें एक ये टेम्परेट एरिया की है, सब ट्रॉपिकल है और यहाँ ट्रॉपिकल का ले लो। मुझे याद नहीं होता था तो मैंने कैसे कर रखा है, इसको शॉर्ट फॉर्म में कर रखा है PDF, पाइनस, देवदार और फिर यानी कि एबिज पिंड्रो। दूसरे को कर रखा है PQR, पाइनस रॉक्सबर्गी। यहाँ पर देखो पाइनस रॉक्सबर्गी है वो सब ट्रॉपिकल पाइन बोला जाता है, हिमालय के आउटर रीजन जो है शिवालिक रेंज है उसमें ग्रो करता है। जबकि अदर जो पाइन है, पाइनस बैलिचाइना है, एक है पाइनस जिरार्डियाना, ये ग्रेटर हिमालय रीजन में है। एक पाइनस और है, पाइनस है वो है पाइनस केसिया। केसिया आगे ट्री स्पीसीज में हम लोग इसे डिस्कस करेंगे। पाइनस केसिया वो है ट्रॉपिकल रीजन का है, ट्रॉपिकल पाइन बोला जाता है। तो पाइनस रॉक्सबर्गी सब ट्रॉपिकल पाइन है, यहाँ क्वेरकस है और यहाँ रोडोडेंड्रॉन है, ये सब ट्रॉपिकल में आ जाते हैं। और ट्रॉपिकल में है यहाँ पर है डैम करके नाम से मैं कर देता हूँ, डायप्टेरोकार्पस, आर्टोकार्पस और मेजुआ फेरिया। ये स्पीसीज के आपको नाम रट्टा मार लेना है क्योंकि
आगे बार बार आएंगे और जो फॉरेस्ट क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे वहाँ पर इन्हें आपको कोट करना होता है। तो इन्हें एक बार यहाँ रट्टा मार लो, बार बार की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। तो यहाँ ट्रॉपिकल में मैंने डैम कर रखा है क्योंकि बार रेनफॉल बहुत ज़्यादा होती है, तो यहाँ आपको डैम बनाने की ज़रूरत है। डैम मीन्स डाप्टेरोकार्पस, आर्टोकार्पस और मेजुआ। ये आर्टोकार्पस है वो कटहल जो फ्रूट बोलते हैं वो है आर्टोकार्पस। डाप्टेरोकार्पस या गुर्जन बोला जाता है। यहाँ PQR थे सब ट्रॉपिकल में, वो है पाइनस, क्वेरकस, रोडोडेंड्रॉन, और यहाँ PDF हो गया अपना। कोशिश करिए इन्हें याद करने की। ये हेल्प कहाँ कर देते हैं, जैसे आपका ये क्वेश्चन आ गया कि साइड बियरर, लाइट डिमांडर और जो लाइट बियरर जैसे कोई ट्री स्पीसीज हैं, इनको हम यूनिफॉर्म शेल्टरवुड सिस्टम में कैसे मैनेज करते हैं। आगे एक सब्जेक्ट आएगा अपना सिल्वीकल्चर सिस्टम, इसी पेपर 1 के सेक्शन A में ही है, वहाँ पर हम ये सिस्टम पढ़ेंगे। तो वहाँ पर जैसे ये सेट डिमांडर, सेट बियरर, इस टाइप की स्पीसीज बार बार आएंगी, तो वहाँ इस टाइप के कॉन्सेप्ट की हमें ज़रूरत पड़ती है। तो यहाँ टर्म पढ़ लोगे तो आपको वो चीज़ें समझने में आसान जाती हैं। अब अपना लाइट के बाद दूसरा क्लाइमेटिक फैक्टर है टेम्परेचर। यहाँ टेम्परेचर में जैसे बोला गया है दोनों ही चीज़ें देखेंगे, एयर टेम्परेचर और सॉइल टेम्परेचर। सबसे पहले हम लोग देखेंगे एयर टेम्परेचर। वही 3 चीज़ें होती हैं, कॉन्सेप्ट है कि टेम्परेचर है सीजनल टेम्परेचर वेरिएशन, डायurnal यानी कि डे नाइट का जो वेरिएशन है, टेम्परेचर की जो जोन है ट्रॉपिकल, सब ट्रॉपिकल, टेम्परेट, टेम्परेचर का लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड के हिसाब से, सी से कितनी डिस्टेंस है, विंड की डायरेक्शन, साइक्लोन, ये सारे फैक्टर हैं जो टेम्परेचर को अफेक्ट करेंगे। ये सारी चीज़ें हमें दिखना होती हैं ऑब्जेक्टिव एग्जाम या प्रीलिम के हिसाब से, यहाँ अपने लिए कोई मतलब नहीं रहेगा। दूसरा है टेम्परेचर का क्या इफ़ेक्ट है और इसका हमारे लिए क्या इम्पोर्टेंस है। तो सबसे पहले देखेंगे हम इम्पोर्टेंस। जैसे कोई प्लांट है, उसमें आप लोग एक तो जानते हैं फोटोसिंथेसिस, दूसरा जानते हैं रेस्पिरेशन। ये 200 सिंपल सी चीज़ है। टेम्परेचर के इंक्रीज होने के साथ साथ फोटोसिंथेसिस की जो रेट है वो बढ़ती है, और लगभग जो 25 से 35 डिग्री का जो टेम्परेचर रेंज है, इसे हम मैक्सिमम इसे बोलते हैं जोन ऑफ मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस। इसमें फोटोसिंथेसिस की रेट सबसे ज़्यादा होती है, यानी कि ऐसी रीजन जहाँ टेम्परेचर बहुत, ये फोटोसिंथेसिस सबसे ज़्यादा है और प्लांट में रेस्पिरेशन की रेट एक लिमिट में है। तो इसका मतलब है कि यहाँ इनकम बहुत ज़्यादा है, जो एक्सपेंडिचर है वो कम है। इसका मतलब ये ऐसा इकोसिस्टम है जिसमें एनर्जी की जो एंट्री है वो बहुत ज़्यादा है, यानी कि इस इकोसिस्टम जहाँ पर भी ये 25 से 35 डिग्री का टेम्परेचर है, यहाँ के इकोसिस्टम में बायोडाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा होने वाली है। इसे आप ले सकते हैं अपने ट्रॉपिकल वेट एवरग्रीन फॉरेस्ट वाली कंडीशन। इसके बाद अगर आप टेम्परेचर बढ़ाते जाते हैं, जैसे आप राजस्थान के एरिया में इंटर करते हैं, टेम्परेचर जैसे ही एक लेवल से 35 डिग्री से ऊपर जाएगा, फोटोसिंथेसिस की रेट रैपिडली इंक्रीज होने लगेगी। लेकिन फोटो रेस्पिरेशन जो है वो तो टेम्परेचर के बढ़ने के साथ रेस्पिरेशन है वो तेज़ी से बढ़ता है, यानी कि 45 डिग्री पे ये दोनों इक्वल है। आपकी जो सैलरी है, एनर्जी का प्रोडक्शन है और कंजप्शन बराबर आ गए। इसे हम लोग बोलते हैं थर्मल कंपनसेशन पॉइंट, यानी कि ये वो पॉइंट है जिस पे इनपुट आउटपुट लगभग इक्वल हो जाते हैं। और ये ऐसी कंडीशन है जिसमें जहाँ की वेजिटेशन को जितनी एनर्जी मिल रही है, वो वेजिटेशन अपने आप को ज़िंदा बनाए रखने के लिए उतनी एनर्जी को कंज्यूम कर जाती है, यानी कि यहाँ पर फूड का प्रोडक्शन उस प्लांट से बहुत ही ना के बराबर या होगा ही नहीं। जब प्लांट फूड का प्रोडक्शन ही नहीं करेंगे तो उनकी नेक्स्ट जनरेशन बहुत ही लिमिटेड होगी, और जो अदर ट्रॉफिक लेवल है उनके लिए एनर्जी की सप्लाई लगभग ना के बराबर है। तो यहाँ का इकोसिस्टम बहुत ही लिमिट में जा चुका होगा, बहुत ही मार्जिनल होगा। और कोल्ड एरिया में भी आप देख सकते हैं, अगर टेम्परेचर आप टेम्परेट एरिया का देखें, यहाँ के इकोसिस्टम में फोटोसिंथेसिस है, रेस्पिरेशन कम है, लेकिन फोटोसिंथेसिस भी बहुत ज़्यादा नहीं है। तो इनका जो मार्जिन है वो ट्रॉपिकल के कंपेयर में बहुत कम है। तो यहाँ की भी बायोडाइवर्सिटी ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट एरिया से कम होती है।
और जैसे जैसे टेम्परेचर आपका और बढ़ता है रेस्पिरेशन की रेट बहुत बढ़ जाएगी, और क्योंकि एंजाइम जो है वो धीरे धीरे डिसइंटीग्रेट होने लगते हैं, और 50 डिग्री पे तो आते आते एंजाइम है जो लगभग ख़त्म हो चुके होते हैं। तो यहाँ पर प्लांट की डेथ हो जाती है, इसे बोलते हैं थर्मल डेथ पॉइंट। इस ग्राफ को आप समझें, ये ग्राफ 3 फैक्टर्स को समझाने की कोशिश कर रहा है। एक है फोटोसिंथेसिस, दूसरा ट्रांसपायरेशन, और तीसरा एंजाइमेटिक एक्टिविटी। एंजाइम जो है वो धीरे धीरे टेम्परेचर के साथ साथ बढ़ते हैं और 50 डिग्री पे एंजाइम डीजनरेट हो जाते हैं। तो यहाँ आप समझ सकते हैं कि टेम्परेचर का प्लांट के लिए क्या रोल है। बायोडाइवर्सिटी से भी मैंने आपका कोरिलेट कर दिया है इसे। दूसरा, टेम्परेचर को आप ले सकते हैं, इससे भी ले सकते हैं, और एक सीड का जो कार्डिनल टेम्परेचर है उससे भी ले सकते हैं। कार्डिनल टेम्परेचर का मतलब है कि जो सीड है उसे जर्मिनेट होने के लिए एक पर्टिकुलर टेम्परेचर की ज़रूरत है, जिसे हम जनरली 20 से 35 डिग्री लेके चलते हैं, जो अलग अलग स्पीसीज के लिए अलग अलग है। कोई स्पीसीज के लिए ये 25 डिग्री है, वो 1 डिग्री ऊपर नीचे का टेम्परेचर है तब भी जर्मिनेट हो जाएगा, लेकिन उससे ज़्यादा वेरिएशन है वो जर्मिनेट नहीं होगा। कुछ स्पीसीज हैं जिनके लिए 32 डिग्री है। तो ये कार्डिनल टेम्परेचर मतलब सीड को एक पर्टिकुलर ऑप्टिमम टेम्परेचर रिक्वायर होता है, और ये उसकी है रेंज। ग्लोबल वार्मिंग का इम्पैक्ट जो है वो दोनों जगह ही पड़ रहा है। एक तो आपको ये कार्डिनल टेम्परेचर है उस पर भी पड़ रहा है, दूसरा आप यहाँ पर जो फोटोसिंथेसिस रेस्पिरेशन है उस पर भी देख चुके हो। इसका रिजल्ट ये हो रहा है कि आपने एक सिस्टम सुना होगा कि जो वेजिटेशन है वो तेज़ी से, अगर हिली रीजन की बात की जाए तो वेजिटेशन तेज़ी से हिली रीजन में ऊपर की तरफ शिफ्ट हो रही है। या अगर हम ग्लोबल लेवल पे देखें तो आप देख सकते हैं कि जो वेजिटेशन है वो तेज़ी से ट्रॉपिकल एरिया से कोल्ड एरिया की तरफ, टेम्परेट एरिया की तरफ मूव कर रही है। तो आखिर ऐसा कैसे हो रहा है, इसे थोड़ा समझते हैं। आप ऐसे समझ सकते हैं कि मान लो मैं पहाड़ी का कोई एक जोन लेके चलता हूँ। ये वो जोन है जिसमें एवरेज टेम्परेचर नवंबर में, सपोज कोई सीड है जो नवंबर में जर्मिनेट होता था, इस रीजन में उसका टेम्परेचर रहता था 35 डिग्री सेल्सियस। और यहाँ पर कोई एक ट्री स्पीसीज है जो उसके सीड हैं जो प्रोड्यूस होते थे, वो 35 डिग्री सेल्सियस उनका कार्डिनल टेम्परेचर है, वो आसानी से यहाँ जर्मिनेट हो जाते थे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इस एरिया के जो प्लांट्स हैं उनके सीड कभी विंड या किसी एनिमल के थ्रू कभी ऊपर के जोन में ना ले जाए गए हों या नीचे के जोन में ना ले जाए गए हों। लेकिन नीचे का जोन का जो टेम्परेचर है वो सपोज था 37 डिग्री सेल्सियस, इस वजह से ये गए भी लेकिन यहाँ जर्मिनेट नहीं हो पाते। या ऊपर था 34 डिग्री या 33 डिग्री सेल्सियस, ऊपर भी गए लेकिन यहाँ ये जर्मिनेट नहीं हो पाए क्योंकि इनके लिए सुटेबल कार्डिनल टेम्परेचर नहीं है। तो टेम्परेचर ना मिलने से ये वेजिटेशन हमेशा के लिए इसी जोन में ट्रैप रहती है। अब ग्लोबल वार्मिंग क्या कर रहा है? ग्लोबल वार्मिंग लगभग हर एरिया का जो टेम्परेचर है वो 1-1, 2-2 डिग्री बढ़ा रहा है। यहाँ जो 35 था वो हो गया 37 डिग्री सेल्सियस, यहाँ हो गया 35 डिग्री सेल्सियस, यहाँ हो गया 33 डिग्री सेल्सियस। तो अब जो इस एरिया के सीड जो है वो जब इस एरिया में पहुँचते हैं, इसमें पहुँचते हैं और ये खुद ही अपने एरिया में रहते हैं, तो अब ये अपने नेचुरल हैबिटेट में, क्योंकि टेम्परेचर ज़्यादा है तो ये ग्रो नहीं कर पा रहे हैं। जबकि ऊपर का जोन जिसमें अब इन्हें फेवरेबल टेम्परेचर हो रहा है वहाँ सीड जर्मिनेट हो रहा है। तो धीरे धीरे जो वेजिटेशन है वो स्पीसीज जो है, यहाँ की जो ओल्ड वेजिटेशन है वो धीरे धीरे डेथ कर जाएगी और न्यू जो वेजिटेशन ग्रोथ है वो इस रीजन में ग्रो कर जाएगी। इस टाइप से आपको लगने लगेगा कि कुछ टाइम में इस जोन की वेजिटेशन है वो इस जोन में शिफ्ट हो गई, इस जोन की वेजिटेशन इस जोन में शिफ्ट हो गई। इस टाइप से हम लोग बोलते हैं कि स्लोली समझाने के लिए कि यहाँ की वेजिटेशन यहाँ शिफ्ट हो गई, ये इधर हो रही है। तो धीरे धीरे पहाड़ों में वेजिटेशन है वो अपवर्ड शिफ्ट हो रही है या पोलवर्ड वेजिटेशन मूव कर रही है। यहाँ आप कार्डिनल टेम्परेचर से लिंक कर सकते हैं। और पुराने टेम्परेचर जो वेजिटेशन है वो अपने पुराने एरिया में तेज़ी से क्यों डेथ कर रही है, क्योंकि उसे आप यहाँ से समझा सकते हैं
कि जो यहाँ की वेजिटेशन थी वो जैसे इस टेम्परेचर जोन में आ जाती है, उसका जो नेट प्रॉफिट था यहाँ का वो कम हो गया। कम हो गया तो वो नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल को उतनी एनर्जी नहीं दे पा रही है जितनी उसे देनी थी। इसका मतलब धीरे धीरे वहाँ की बायोडाइवर्सिटी गायब होने लगेगी, और जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा वो जोन बिल्कुल एंड की तरफ बढ़ने लगेगा। आपने एक एग्जांपल और सुना होगा कि क्यों पोलर रीजन में, जहाँ पर टुंड्रा रीजन जहाँ पहले केवल ग्रास उगती थी, वहाँ अब फ्लावरिंग प्लांट ग्रो करने लगे। कभी समझाएंगे इस मुद्दे को, अगर इन्वायरमेंट में डिस्कस करेंगे तो उसे काफ़ी डिटेल में डिस्कस करेंगे कि आखिर क्यों हो रहा है। वैसे आप लोग बहुत सारी चीज़ें पहले से समझते हो उन चीज़ों को। ये तो रहा अपना सॉइल से जो एटमॉस्फेरिक जो टेम्परेचर के इशू हैं उनसे रिलेटेड। कुछ पॉइंट्स हैं अपने जो सॉइल से रिलेटेड हैं, सॉइल टेम्परेचर के हैं, उन्हें भी देख लेते हैं। जैसे जो सॉइल टेम्परेचर है वो प्लांट सॉइल से क्या क्या लेता है, एक तो लेता है वाटर। तो ये टेम्परेचर जो सॉइल टेम्परेचर है वो वाटर के लिए भी रिस्पॉन्सिबल है। अगर सपोज नीचे फ्रॉस्ट पड़ जाती है, टेम्परेचर बहुत डाउन हो जाता है, तो प्लांट है वो नीचे से मॉइस्चर एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगा। दूसरा, प्लांट की जो रूट्स है उनकी खुद की ग्रोथ, सेकेंडरी ग्रोथ के लिए उन्हें कैम्बियम एक्टिविटी के लिए एक सुटेबल टेम्परेचर की ज़रूरत है। सॉइल का बहुत सारा माइक्रोबायोटा है, माइक्रोफ्लोरा है, फोना है, उनके लिए भी एक सिर्फ शेल्टर की तरह काम करती है। तो एक सुटेबल टेम्परेचर ही है जो उनको प्रॉपर ग्रोथ करेगा। तो यहाँ आप एटमॉस्फेरिक और सॉइल टेम्परेचर दोनों को लेके चलेंगे। अब कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे एक क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंस ऑफ सॉइल एंड एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर ऑन ग्रोथ ऑफ फॉरेस्ट्री, 2014 का ही क्वेश्चन है। तो आप सॉइल और एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर दोनों को समझ सकते हैं कि इनका क्या एडवांटेज है, क्या बेनिफिट है। ये प्लांट की जो मेटाबॉलिज्म है, प्लांट की जो फोटोसिंथेसिस रेट है उसको रेगुलेट करते हैं। वेजिटेशन है उसकी जोनल जो डिस्ट्रीब्यूशन है उसको मेंटेन करते हैं। सॉइल जो है उसकी कैम्बियम एक्टिविटी है प्लांट के लिए जो वाटर अवेलेबिलिटी है, जो माइक्रोफ्लोरा फोना है उसको रेगुलेट करते हैं। तो वहाँ आप इम्पोर्टेंस आराम से लिख सकते हैं। ये कुछ रिलेटेड क्वेश्चन हैं जो स्टेट पीसीएफ के हैं, उन्हें आप देख सकते हैं। यहाँ लिस्ट ऑफ एडेफिक फैक्टर ऑफ लोकेलिटी एक्सप्लेन द इफेक्ट ऑफ लाइट एंड टेम्परेचर। ये क्वेश्चन थोड़ा एडेफिक फैक्टर से लिंक कर दिया है। जब एडेफिक फैक्टर पढ़ेंगे तो हम ये लाइट और टेम्परेचर को एक साथ और डिस्कस करेंगे। रोल ऑफ टेम्परेचर एंड लाइट ऑन फॉरेस्ट ग्रोथ। तो यहाँ आपको टेम्परेचर और लाइट का दोनों का ही फॉरेस्ट की ग्रोथ पे क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है उसे आप ले सकते हो। यहाँ लाइट वाले फैक्टर को भी आप कुछ लिख सकते हो। अब 5 मार्क का क्वेश्चन है, यानी कि आपको हाफ में लिखना था। तो एक टाइप से ऐसे क्वेश्चन को आप फ्लो चार्ट में भी लिख सकते हो कि एक बार आप एक फ्लो चार्ट में आप लाइट के रोल लिख दो कि कैसे लाइट फॉरेस्ट ग्रोथ को इम्पैक्ट करते हैं, दूसरे में आप टेम्परेचर को कर दो, आपका काम हो जाता है। नेक्स्ट अपना मुद्दा आएगा, एक क्वेश्चन और है, क्लाइमेट चेंज द पीरियड ऑफ फिनोलॉजी, शेयर विथ एग्जाम्पल। मैं यहाँ वैसे तो डेंड्रोलॉजी में हम लोग ये फिनोलॉजी को पढ़ेंगे। फिनोलॉजी का मतलब होता है कि कोई एक प्लांट अपने एक साल के दौरान जो बिहेवियर शो करता है कि कब उसमें फ्लावरिंग आ रही है, कब फ्रूटिंग आ रही है, कब लीफ सेडिंग आ रही है, कब न्यू लीव्स आ रही है, इसे जो है साल भर का जो कैरेक्टर, इसे बोला जाता है फिनोलॉजी। तो प्लांट्स जो है क्लाइमेट चेंज कैसे प्लांट की जो फिनोलॉजी है उसे इम्पैक्ट कर रही है। अब फिनोलॉजी में फ्लावरिंग फ्रूटिंग है, जैसे आपको टेम्परेचर वहाँ बताया है, फोटो पीरियोडिज्म, लाइट जो है टेम्परेचर है, टेम्परेचर थर्मल पीरियोडिज्म। प्लांट्स को एक पर्टिकुलर टेम्परेचर और लाइट का एक ड्यूरेशन चाहिए उसमें फ्लावरिंग और फ्रूटिंग को इंड्यूस करने के लिए। क्लाइमेट चेंज उसे इम्पैक्ट कर रहा है, स्पेशली टेम्परेचर को। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए मैं आपको फूड क्रॉप को एक एग्जांपल दे देता हूँ। वीट जो है, WHEAT, गेहूँ, इसमें सीड का प्रोडक्शन तो वैसे आपका लगभग फरवरी से स्टार्ट हो जाता है, लेकिन जो सीड है उसकी प्लांट की मैच्योरिटी होती है आपकी अप्रैल में, मिड अप्रैल में। क्यों? जब अप्रैल का टेम्परेचर आपका लगभग 30 डिग्री सेल्सियस के आसपास या उससे क्रॉस कर जाता है, ये प्लांट को इंड्यूस देता है कि अब मैच्योरिटी का टाइम आ गया। तब तक इसका जो ग्रेन है वो एक सुटेबल साइज था उसे गेन कर चुका होता है। अब अगर आप ऐसा करो कि ये जो टेम्परेचर है वो अप्रैल की जगह आप इसे मार्च के स्टार्टिंग में दे दो, मार्च स्टार्टिंग में,
ये वो पीरियड है जब इसका जो ग्रेन है वो अभी फुलफिल भी नहीं हो पाया, और आपने ये टेम्परेचर दे दिया तो ये इंड्यूस हो जाएगा मैच्योरिटी के लिए, और प्लांट मैच्योर होके सूख जाएगा। और जब आप ग्रेन निकालोगे तो ग्रेन खाली निकलेगा या बहुत ही हल्का निकलेगा। यानी कि इसका मतलब क्या है कि टेम्परेचर ने आपके पूरे फूड प्रोडक्शन को बर्बाद कर दिया। आप यहाँ आराम से समझ सकते हो कि कैसे क्लाइमेट चेंज इसकी फिनोलॉजी को इंड्यूस करेगा। जब फ्रूटिंग है उसके मैच्योरिटी अर्ली कर देगा, उसका रिजल्ट होगा कि फ्रूट जो है प्रॉपर तरीके से मैच्योर नहीं हुए, प्रॉपर तरीके से उसके जो सीड है वो मैच्योर नहीं हुए। इमैच्योर सीड नेक्स्ट जनरेशन को क्रिएट नहीं कर पाएंगे, नेक्स्ट जनरेशन नहीं आ पाएगी। उसका रिजल्ट आता है कि धीरे धीरे वो वेजिटेशन उस नेचुरल एरिया से ख़त्म ही हो जाती है। यानी कि फॉरेस्ट का कंपोजिशन पे भी क्लाइमेट चेंज का इम्पैक्ट पड़ेगा। तो आप यहाँ फिनोलॉजी से देख सकते हो कि उसमें टेम्परेचर अगर किसी प्लांट में, जो जैसे कि अपना पॉपुलर है, पॉपुलर में जब 30-35 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर आ जाता है तभी उसमें लीफ आती हैं, पत्तियाँ आती हैं। लेकिन अगर यही टेम्परेचर हम फरवरी में कर देंगे तो लीफ जो है वो फरवरी में आना शुरू हो जाएंगी। तो उसका जो लीफ शेडिंग का या लीफ की जो आने का पीरियड है वो चेंज हो गया। तो यहाँ क्लाइमेट चेंज यानी कि टेम्परेचर इसे इम्पैक्ट दे रहा है। नेक्स्ट जो अपना टेम्परेचर का इशू है वो है इसकी एक्सट्रीम।